गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा है मोशन एंड मोशन में हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर मोशन। सॉरी, इज इट क्लियर। तो बच्चों इस ग्राफ में हम मेनली दो ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। द फर्स्ट वन इज योर डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, द फर्स्ट वन। द सेकंड वन इज योर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये दोनों आपके सिलेबस का पार्ट, इसलिए मेनली फोकस हम करेंगे इन दो पे। सिमिलरली 80 ग्राफ ऑल्सो पॉसिबल है, तो थोड़ा सा हम उसे भी देख लेंगे। बात समझ में आ रही है। तो स्टार्ट कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। तो बोर्ड पे देखिए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, शॉर्ट में आप इसको क्या बोलते हो, सॉरी शॉर्ट में आप इसे एक्सटी ग्राफ भी बोलते हो या एक्सटी कर्व भी बोलते हो। आइए समझते हैं। अब मैं आपके सामने एक्सटी ग्राफ बनाने जा रहा हूं। एक्सटी ग्राफ, दिस इज यूर एक्स एंड दिस इज यूर टी टाइम। बात समझ में आ रही है। लेट अस सपोज एक केस ले लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए, एक ले लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो लेट अस सपोज मैंने जैसे ही ये बनाई, मुझे समझ में आ जाना चाहिए क्या, दिस इज द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन की अगर आपको डेफिनेशन याद होगी बच्चों, अगेन दोबारा लिखवा देता हूं। यूनिफॉर्म मोशन, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स equal distance in equal interval of time, बात समझ में आ रही है बच्चों, क्लियर है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करता है दैट इज द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब आप यूनिफॉर्म स्पीड से भी समझ सकते हैं, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं प्रीवियस क्लास में। आइए देखते हैं ये कैसे यूनिफॉर्म मोशन को डिस्क्राइब कर रहा है। लेट अस सपोज बच्चों मैंने इक्वल गैप बनाए। लेट अस सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6 सेकेंड। टाइम किस में चल रहा है बच्चों? ब्रैकेट में लिख रहा हूं यहाँ पे, टाइम के सेकेंड में चल रहा है आपका। वैसे ही बच्चों इक्वल में इनको डिवाइड करने जा रहा हूं। दिस इज योर 2 या बोल दीजिए 5, दिस इज योर 10, दिस इज योर 15, दिस इज योर 20, दिस इज योर 25, दिस इज योर 30। अभी डिस्प्लेसमेंट जो ले रहे हो आप बच्चों वो ले रहे हो मीटर में। अब बच्चों कोई भी टाइम गैप, एक सेकंड का गैप है सब में। अब ये इसमें एक गैप में आप कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हो? डॉट 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 ले जाइए, डॉट 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 ले जाइए, और यहाँ देखिए वही 5 मीटर कवर कर रहे हो 1 सेकंड में। अब चेक कीजिए ये वाले 1 सेकंड में डॉट 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 ऐसे मिलाइए, इसको डॉट 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 ऊपर ले जाइए, यहाँ डॉट डॉट मिलाइए। समझ पा रहे हैं? आइए कर लेते हैं एक को। यहाँ पे देखिए ये मैं ले गया, ये आप देख पा रहे हैं 1 सेकंड के गैप में डिस्टेंस कितनी कवर करी? 10 - 5 मीटर। सिमिलरली कहीं पे भी चेक कीजिए सेम चीज आएगी, यानी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस। इतनी बात समझ में आ रही है। तो इक्वल टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है दैट इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो इस प्रकार ये किसका केस है? यूनिफॉर्म मोशन का केस है। क्लियर है? यानी यूनिफॉर्म स्पीड। चलिए अब समझते हैं क्या एक जनरल, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? एक बात बताइए, अगर मैं कोई भी 2 पॉइंट की स्टडी करूं, कोई भी 2 पॉइंट मैं अपने रैंडमली ले रहा हूं, कोई भी 2 पॉइंट। लेट अस सपोज दिस इज योर ए, दिस इज योर बी। अब ए और बी के बीच में मैं मोशन की स्टडी करना चाह रहा हूं, तो मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, डॉट 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 जहां पे भी मिले। मैं ये नहीं कह रहा हूं 3 में ही मिलेगा, जहां मिले, और ये कहां? जहां मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 में जबरदस्ती मिलाने की कोशिश मत करना, जहां भी मिले। सिमिलरली डॉट 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 डॉट, क्लियर है? सिमिलरली
क्लियर है। अब देखो बच्चों, इस पॉइंट का नाम हम रख दे रहे हैं, ये है टाइम t1 और इस टाइम का नाम t2। दिस इज योर t1 एंड दिस इज योर t2। ये क्या है आपका t1 के करस्पॉन्डिंग, दिस इज योर s1, दिस इज योर s1, ये पॉइंट क्या है s1 एंड दिस पॉइंट इज योर s2। तो बच्चों आपको पता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम में वो हर जगह वैलिड है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, अगला इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, अगला इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, ये है यानी इक्वल डिस्टेंस। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, इक्वल डिस्टेंस यानी s2 माइनस s1 इन इक्वल टाइम दैट इज t2 माइनस t1, ये हर जगह वैलिड है। और s2 इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी को तो आप बच्चों बोलते हो स्पीड। क्या बोलते हो, स्पीड। तो इस प्रकार बच्चों, और ये चीज हर जगह वैलिड है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम। यहाँ पे चेक करो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस, यहाँ पे चेक करो इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस। तो ये हर जगह वैलिड है, यानी हर जगह ये सेम है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस हर जगह इक्वल टाइम, तो हर जगह के लिए सेम आना है, इसका मतलब हर जगह स्पीड सेम आनी है। तो पूरे ग्राफ में इतनी बात समझी जा सकती है क्या, स्पीड हर जगह सेम आएगी। दैट्स ऑल, यही समझाना चाह रहा हूँ। यूनिफॉर्म मोशन नाम पढ़ के आपको समझ में आया कि यूनिफॉर्म स्पीड यानी स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए। एक तरीका तो नाम पढ़ के समझ में आना चाहिए, दूसरा तरीका मैंने फील करवा दिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये चीज हमेशा सबके किसी भी गैप के लिए चेक कर लीजिए, सेम आएगा, यानी हर जगह पे स्पीड आपकी सेम आएगी। तो यानी जब भी आपको यूनिफॉर्म स्पीड दिखानी होती है तो आप ऐसा ग्राफ बना सकते हैं। बात समझ में आई है। तो ये क्या है आपकी स्पीड, ये क्या है आपकी स्पीड। अब एक और तरीका आपको सिखाया था, अगर आप इस ग्राफ में स्लोप निकाल दें तो वो भी स्पीड, वो किसको दिखाएगा, dx/dt, और dx/dt क्या होता है, स्पीड। चेक कीजिए, मैं ए और बी के बीच के मोशन की स्टडी करना चाह रहा हूं, तो मैंने क्या कहा, सबसे पहला काम कोई भी एक रैंडम पॉइंट लीजिए, उस पर टेंजेंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट डालने की कोशिश कीजिए, डेफिनेटली यही बनेगी। तो टेंजेंट डाला तो आपको स्लोप पता चल गया। तो आप देख रहे हैं इस पॉइंट के बीच में कितने पॉइंट ले रहे हैं, सब जगह स्लोप बराबर है, और आपको पता है स्लोप बराबर है ए बी के, कहीं पे भी पूरी लाइन में, मैं तो ए बी की स्टडी कर रहा हूं, पूरे में ही स्लोप सेम है। और आप जानते हो स्लोप क्या है, स्लोप है आपका dx/dt, और ये हर जगह सेम है, और dx/dt को ही हम स्पीड बोलते हैं। तो हर जगह स्लोप सेम यानी हर जगह स्पीड सेम, यानी पूरे ग्राफ में स्पीड सेम रहेगी। तो तीन तरीके से आपको बता दिया, यूनिफॉर्म स्पीड दिखानी है अगर एक्सटी कर्व में, स्ट्रेट लाइन ऐसे बना दीजिए। यूनिफॉर्म मोशन नाम पढ़ के समझ में आ जानी चाहिए, यूनिफॉर्म स्पीड, क्यों, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, ठीक है। दूसरा तरीका ऐसे, तीसरा तरीका स्लोप कॉन्सेप्ट से। बात समझ में आ रही है। इस प्रकार इम्प्लाइज वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, पूरे में वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी पूरे ग्राफ में। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है। अब बात आती है, अगर हम ग्राफ बनाए नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए सिंपल सी बात है ना, देखिए स्लोप अगर डिफरेंट, हर पॉइंट पे डिफरेंट आएगा तो हर पॉइंट पे स्पीड डिफरेंट, हर जगह पे स्पीड डिफरेंट आ रही है, तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। खत्म हो गया, बनाने से पहले ही आपका ये टॉपिक खत्म हो गया। देखिए कैसे, मैंने ग्राफ अगर इस टाइप का कुछ बना दिया, पैराबोला टाइप का, क्या आप लोग देख पा रहे हैं, साफ दिख रहा है, दोबारा बनाऊं, लो दोबारा बना लेते हैं आप लोगों के सामने, ये ठीक है, ठीक है, क्या है, वैसे भी समझ में आ रहा है। देखिए इसके आप छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए, यहाँ पे छोटे छोटे लो आपके सामने कर दिए, छोटे 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 गैप, एक गैप में सिर्फ इतनी सी हाइट, दूसरे गैप में थोड़ा हाइट, और पांचवें गैप में इतनी हाइट, छठे गैप में, पांचवें गैप में सिर्फ इतनी हाइट कवर करी, छठे गैप में सीधे इतनी हाइट अचानक से, यानी 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 यहाँ वाले गैप में थोड़ा सा हाइट बढ़ रही है ग्राफ की, इधर वाला गैप अगर देख ले तो ये डॉट 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 ऊपर मिल रहा है, यानी काफी ज्यादा एक्स कवर कर लिया है, उसी टाइम गैप में काफी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है। कब होगा, यानी आपने एक्सेलरेटर दबा दिया अपनी बाइक का या जिस भी चीज का, यानी एक्सेलरेट कर दिया है, तो मोशन यूनिफॉर्म कहाँ हुआ, मोशन यूनिफॉर्म नहीं हुआ, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड कहाँ रही, एक्सेलरेटेड स्पीड हुई। बात समझ में आ रही है।
चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आंख बंद करके हम कह सकते हैं दिस एक्स-टी ग्राफ आप देख रहे हैं, जो कोई भी पॉइंट ए और बी मान लीजिए, ए और बी मान लीजिए और इसकी एनालिसिस कीजिए। कोई भी बीच में एक पॉइंट डालिए, वहाँ पे टेंजेंट डालिए, टेंजेंट डालेंगे इसका स्लोप यहाँ पे ये आएगा, और यहाँ पे टेंजेंट डालिए स्लोप दूसरा आएगा, यहाँ पे डालिए स्लोप दूसरा आएगा। तो डिफरेंट स्लोप डिफरेंट मतलब स्पीड डिफरेंट। तो पूरे ग्राफ में डिफरेंट स्पीड इम्प्लाइज नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ये ग्राफ हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बच्चों आपके एग्जाम में सीधे इनमें से 4 ग्राफ दे देगा, बोलेगा इनमें से नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप बता पाएंगे, ये नॉन यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म मोशन। आपसे ये बोल देगा अगर थ्योरेटिकल एग्जाम आपका होगा, क्लास 9th है तो थ्योरेटिकल ही होगा। बोर्ड एग्जाम आपके क्लास 10th एंड क्लास 12th ऑब्जेक्टिव टाइप हो रहे हैं और साल में 2 बार हो रहे हैं, लेकिन क्लास 9 तो अभी भी डिस्क्रिप्टिव पहले से जैसा होता है वैसा ही होगा। तो आपसे बोल देगा एक्स-टी ग्राफ बनाइए यूनिफॉर्म मोशन के लिए, एक्स-टी ग्राफ बनाइए कांस्टेंट स्पीड के लिए, एक्स-टी ग्राफ बनाइए नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, एक्स-टी ग्राफ बनाइए एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। नाम अलग अलग लेकिन ग्राफ क्या बनना है? यही बनना है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? शो, चलिए नोट कीजिए बच्चों। नेक्स्ट इज योर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसको आप शॉर्ट में बोलते हैं वीटी ग्राफ, ऑल्सो वीटी ग्राफ। समझिए बच्चों, बोर्ड पे देखिए, पेन वगैरह छोड़ दीजिए। जब समझाता हूँ उस समय टोटल कंसंट्रेशन बोर्ड पे, और जिस समय लिखने के लिए बोलता हूँ फिर उस समय दिमाग मत लगाया कीजिए। कुछ बच्चे उस समय भी समझने में लगते हैं बोर्ड में। जितना समझना है अभी समझ लो, जिस समय कॉपी करने को बोलूँगा फुल ऑन कॉपी करना है आपको जल्दी, ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ स्विच ऑन करें, जिससे आपका भी टाइम सेव हो और मेरा भी टाइम सेव हो। चलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखने जा रहे हैं। लेट अस सपोज बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ मीन्स इस एक्सेस में वेलोसिटी एंड इस एक्सेस में टाइम। बात समझ में आ रही है? लेट अस सपोज टाइम है सेकंड में, वेलोसिटी है आपकी मीटर पर सेकंड में। बात समझ में आ रही है? लेट अस सपोज यूनिफॉर्म स्पीड के लिए देख लेते हैं ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन बोल दो या यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मोशन का भी मतलब यूनिफॉर्म स्पीड होता है, आपको पता है। यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कांस्टेंट स्पीड। लेट अस सपोज वो कांस्टेंट स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड से आपकी बाइक चल रही, मान लेते हैं 1 सेकंड में 40 मीटर कवर कर रही है। अब समय बढ़ रहा है, लेट अस सपोज दिस इज योर 1, दिस इज योर 2, दिस इज योर 3, दिस इज योर 4, दिस इज योर 5, दिस इज योर 6, दिस इज योर 7। लेट अस सपोज आपसे बोला जा रहा है कि इसकी एनालिसिस करो। आइए करते हैं। एक काम करता हूं, तो मैंने क्या किया, इसकी एनालिसिस कहां से कहां तक करवाना चाह रहा है आपसे। मैंने कहा एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है मेरा बी, दूसरा पॉइंट है मेरा बी। मैंने कहा ए बी के बीच में जो मोशन हो रहा है उसकी एनालिसिस करो। ए बी जब मोशन हो रहा है, ए बी ड्यूरिंग ए टू बी कितनी डिस्टेंस उसने कवर करी। तो एक काम करता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे लिख के देता हूँ। क्या एग्जाम्पल के तौर पे करिए, फाइंड डिस्टेंस ड्यूरिंग मोशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। बात समझ में आ रही है? ए से बी जाने तक कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, देख के बता दीजिए। सिंपल, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड क्या कांस्टेंट रह रही है ए से बी में? हाँ, स्पीड तो 40 ही रह रही। समय 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 7 सेकंड, समय बढ़ता जा रहा है लेकिन स्पीड हमेशा 40 40 40 40 40 सेम हाइट के साथ चलता जा रहा है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब मेरी वेलोसिटी ए से बी में भी कांस्टेंट होगी, दैट इज 40 मीटर पर सेकंड। सेम स्पीड से जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से आपकी बाइक जा रही है 40 मीटर पर सेकंड। कितनी देर के लिए? ए से बी मतलब 6 - 4 2 सेकंड के लिए।
लो भैया स्पीड पता है, 2 सेकंड के लिए चलानी है, कितनी डिस्टेंस कवर करेगी आपकी बाइक, ये भी बताने की बात है। आंसर देखिए बोर्ड पे, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम अगर एक नॉर्मल लैंग्वेज में लिखूं तो क्या हो गया, चलो छोड़ो ऐसे लिख लेते हैं यार, VT लिख लो शॉर्ट में, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। V हो गया 40, टाइम हो गया 6 - 4 सेकंड, 6 - 4 यानी 2, यानी 40 दूना 80 मीटर। अब बच्चों यहाँ पे सिखाने वाली बात क्या है वो ध्यान से देखिए। ये तो आपने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फॉर्मूला लगा के ये निकाला, बात समझ में आ रही है। अब समझिए यही चीज हम ग्राफ में एरिया से भी निकाल सकते हैं, वो कैसे समझिए। एक बात बताइए, AB का मोशन यहां से यहां तक है, तो ये AB के बीच में जो एरिया दिख रही है बच्चों, ये भी आपके डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपने ये एरिया निकाल दी तो यही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा ड्यूरिंग A to B, यानी इस केस में इक्वल टू डिस्टेंस होगा। खुद देखिए जरा, ये गैप कितना है, 4 6 - 4 2, हाइट कितनी है 40, 2 × 40 80, तो गया 80 डिस्टेंस, यानी एरिया देख समझ में आया, यानी एरिया भी डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे एरिया क्या हो गया, AREA, एरिया क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ। लंबाई अगर आप इसको मान रहे हैं तो 6 - 2 कर लीजिए, चौड़ाई इसको मान रहे हैं तो कितनी है 40। इस प्रकार वही तो हुआ 6 - 2 × 40, 6 - 4 × 40, 6 - 4 × 40, इस प्रकार 80 मीटर आ गई। तो एरिया अगर आप निकाल देते हैं दैट विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, एरिया ही 80 और वो होगा डिस्प्लेसमेंट के बराबर, वो होगा डिस्प्लेसमेंट के बराबर। इसलिए यहां से सीखने को क्या मिलता है बच्चों, यहां से सीखने को ये मिलता है एरिया अंडर VT कर्व गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। लिखवा दूं, नोट वैसे तो ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं एक अलग तरीके से प्रीवियस क्लास में, क्या, एरिया अंडर VT कर्व गिव्स यू, एरिया अंडर VT कर्व गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है। अब एक बात बताइए, स्लोप अंडर VT कर्व क्या देगा, मैंने कहा था हर ग्राफ में 2 चीज निकाल पाने आप चाहिए, एक एरिया और एक स्लोप। इस ग्राफ में एरिया रिप्रेजेंट कर रही है आपके डिस्प्लेसमेंट को, या तो एरिया निकाल के डिस्प्लेसमेंट का आंसर बोल दो, या डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, बेसिक लॉजिक लगाओ, बात समझ में आ रही है। अब ये तो आपने तब लगाया जब एक रेक्टेंगल बन रहा था। अब सोचिए ये AB कोई कर्व होता तो अब क्या ऐसे लगा पाते, ये स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, बात समझ में आ रही है। स्पीड तो वेरी कर रही है ना उसके बाद। अगर मैं क्या बोल रहा हूं देखिए, अगर यही ग्राफ कुछ ऐसा होता और A से B की स्टडी करते, अब एरिया देखो कैसे निकलेगी। अब एरिया क्या आप ऐसे निकाल पाओगे, ये एरिया है और ये आपको ये पैराबोलिक कर्व टाइप का जा रहा है, अब ये एरिया क्या आप ऐसे निकाल पाओगे, बात समझ में आ रही है। अब आपको क्या एरिया कैसे, इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो कर पाओगे, नहीं आता है नहीं कर पाओगे। तो वैसे इंटीग्रेशन आपका 11th एंड 12th में होता है, कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट अभी आपको आने चाहिए। अभी मैंने वैसे तो आप स्लोप भी नहीं जानते हो, क्लास 9th लेवल पे आप स्लोप भी नहीं जानते हो, इवन एरिया कैलकुलेट कैसे करते हैं ग्राफ में वो भी नहीं जानते हो, लेकिन क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस है मैंने पूरी कोशिश करी आपको बिना ज़्यादा लेवल बढ़ाए एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा सकूं। अगर एरिया आप निकाल लेते हैं दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, अगर आप स्लोप निकाल लेते हैं दैट विल रिप्रेजेंट, देखते हैं। अब बताओ स्लोप, इस कर्व में स्लोप यानी VT ग्राफ में स्लोप क्या होगा, dV/dt। इसको रब कर दूं, स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा VT ग्राफ में स्लोप क्या होगा, वो होगा dV/dt। और आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को एक्सेलरेशन बोलते हैं। बच्चों यदि आप स्लोप निकालने में सक्सेसफुल रहे, यानी आपने एक्सेलरेशन निकाल दिया,
बात समझ में आ रही है? आइए चेक करते हैं इसमें। ए और बी के बीच के मोशन के एनालिसिस कर रहे हैं। अब मुझे स्लोप निकालना है, तो ए से बी की स्टडी कर रहे हैं, तो कोई भी बीच में कोई भी एक रैंडम पॉइंट मान लीजिए, वहां पे स्लोप निकालिए। क्या निकल के आ रहा है? स्लोप, फ्लैट लाइन निकल के आ रही है। तो ये फ्लैट सरफेस का स्लोप कितना होता है? फ्लैट लाइन का 0। स्लोप मतलब बेसिक लैंग्वेज में ढलान। ये पहाड़ की ढलान दिख रही, ये पहाड़ की ढलान दिख रही, इंक्लिनेशन दिख रहा है। ये तो फ्लैट है, इसकी इंक्लिनेशन 0, इसकी ढलान 0, यानी इसका स्लोप 0, यानी इसका स्लोप 0, यानी इसका एक्सेलरेशन 0। स्लोप 0 मतलब एक्सेलरेशन 0, एम्प्लाइज एक्सेलरेशन 0। चेक कर रहे हैं एक्सेलरेशन 0 है। अगर आप 40 मीटर पर सेकंड से जाते रह रहे हैं, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0। अगर 40 से 50 स्पीड होती, 50 से 60, यानी जब बढ़ रही होती तब इसका एक्सेलरेशन कुछ होता। जब हमेशा 40 रह रही है, यानी उसका क्या एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन क्या करता है? या तो स्पीड को बढ़ाता है या घटाता है। अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है स्पीड बढ़ाएगा, आगे नेगेटिव एक्सेलरेशन है स्पीड घटाएगा। कैसे बोल रहा हूँ? एक्सेलरेशन या तो समय के साथ स्पीड बढ़ाता है या घटाता है, समझ रहे? चेंज इन स्पीड को ही तो एक्सेलरेशन कहते हैं। अब स्पीड में बदलाव ही नहीं हो रहा है, 40, ये क्या है? डीवी, चेंज इन स्पीड। स्पीड फाइनली भी 40 थी, इनिशियली भी 40 थी, ऐसे समझ लीजिए। स्पीड में बदलाव ही नहीं आ रहा है, तो कहाँ है एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन होता तो आपको 40 के बाद कहीं 50, कहीं 60 ऐसे दिखती, यानी एक्सेलरेशन 0 आना भी चाहिए, आ भी रहा है। तो पहला एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या सीखने को मिला हमको? दूसरा ये सीखने को मिला क्या? स्लोप ऑफ किसका? वीटी कर्व। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स यू क्या? एक्सेलरेशन, गिव्स यू एक्सेलरेशन। अगर नेगेटिव स्लोप तो रिटार्डेशन, अगर पॉजिटिव स्लोप तो एक्सेलरेशन। ये 2 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद करने की जरूरत नहीं है। लॉजिक मैंने कल की क्लास में ही बताए थे अलग तरीके से, आज भी आपको फील करवा दिए हैं। बात समझ में आ रही है? दिस इज फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। क्या आप नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए पढ़ना चाहेंगे? वो भी यहीं पे पक्का। चलिए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए देख लेते हैं, कोशिश करते हैं इतने पोर्शन में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हम ग्राफ प्लॉट कर पाए। नॉन ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब स्पीड बदलते जा रही है। अब स्पीड बदलते जा रही, बहुत सारे ग्राफ बन सकते हैं। आइए एक ग्राफ मैं बना के दिखाता हूं आपको। दिस इज योर v एंड दिस इज योर t। देख लो बच्चों, समय बढ़ रहा है, साथ ही साथ स्पीड भी बढ़ रही है। समय बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रही है। अब स्पीड बढ़ रही है तो यूनिफॉर्म कहाँ हुआ? यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कांस्टेंट स्पीड। यहाँ तो कांस्टेंट है ही नहीं, स्पीड बढ़ रही है। ये देखो ना, कहीं किसी भी 2 पॉइंट की स्टडी कर लो, किसी भी ए बी डॉट 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 ए बी, ए और बी के बीच की स्टडी कर लो। ए और बी के बीच में मैं देख रहा हूँ कि स्पीड बढ़ते ही जा रही है। ए पॉइंट पे समय इतना था, स्पीड इतनी थी। बी पॉइंट पे समय इतना है और स्पीड बढ़ चुकी है। यानी जब ए से बी के बीच में आप देख रहे हो स्पीड बढ़ रही है, तो नॉन यूनिफॉर्म का ये ग्राफ हुआ, खत्म। क्या आपको बात समझ में आ रही? नॉन यूनिफॉर्म का ऐसा बनना चाहिए। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आपको बढ़ानी है, घटानी है, बहुत तरीके हैं बच्चों। ये ग्राफ मैंने ऐसे बनाया, आप इसको ऐसे बना दीजिए। तो नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ ऐसा भी तो बन सकता है। दिस इज यूर v, दिस इज यूर t। बस स्पीड शुरू में गाड़ी की ज्यादा थी, 50 किलोमीटर थी, 50, 40, 30, 20, यानी पक्का ब्रेक लगा है। ब्रेक लगाने से स्पीड घट रही है, यानी रिटार्डेशन। तो ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ही है। यूनिफॉर्म होती तो कांस्टेंट स्पीड होती है, तो मुझे घटती हुई स्पीड दिख रही है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ एक्सेलरेशन, यहाँ स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव अगर आप निकालोगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? एक्सेलरेशन पॉजिटिव निकल के आएगा। यहाँ स्पीड घट रही है यानी ब्रेक मारा है, यानी रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसमें निकल के आएगा एक्सेलरेशन नेगेटिव यानी रिटार्डेशन। सिमिलरली बच्चों, आपको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बनानी है तो कैसे? बहुत तरीके हैं नॉन यूनिफॉर्म बनाने के। देखिए
मैंने स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में स्पीड बढ़ाई, आप कर्व की फॉर्म में स्पीड बढ़ा दीजिए। ये देखो, ए से बी की एनालिसिस करो, ए पॉइंट डॉट 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 डॉट, बी पॉइंट डॉट 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 डॉट, दिस इज योर v एंड दिस इज योर t। अब देखिए a से b में जाने में स्पीड बढ़ रही है, a से b जब आप गए समय के साथ स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है तो स्पीड कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है तो किसका केस है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। आई होप मेरी बातें आप तक जरूर पहुंची होंगी, अगर पहुंची होंगी तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोग जानते होंगे, उनको समझने जा रहे हैं यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो हेडिंग आपकी क्या होगी, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड, यूजिंग या यूजिंग ग्राफ लिख लीजिए, दैट्स ऑल, यूजिंग ग्राफ। अब देखिए बच्चों बोर्ड पे देखिए, लास्ट टॉपिक, स्मॉल टॉपिक और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसी के साथ आपका चैप्टर फाइनल होता है, तो आप एंजॉय कर सकते हैं। आई होप कॉन्सेप्ट पुराने वाले तो क्लियर हुए होंगे। चलिए देखिए बोर्ड पे बच्चों, मेरे पास दिस इज योर वीटी ग्राफ, दिस इज योर वी, दिस इज योर टी, वीटी ग्राफ। जैसे ही मैंने ये स्पीड बढ़ती हुई दिखा दी, लीनियर लाइन डाल दी है, समय के साथ मेरी स्पीड बढ़ रही है। आपको लीनियर लग रही है या नहीं लग रही है, आई डोंट नो, दोबारा बना देते हैं। अब लग रही है, लीनियर लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। चलिए बच्चों अगेन जैसे ही स्पीड बढ़ रही है समय के साथ, यानी ये यूनिफॉर्म स्पीड का तो केस है ही नहीं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का केस है। चलिए कोई भी दो पॉइंट के बीच के एनालिसिस करते हैं। लेट अस सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, लेट अस सपोज ये पॉइंट बी है, लेट अस सपोज यहाँ पे माने, लेट अस सपोज ये पॉइंट आपका सी है, मान लेते हैं कि ये पॉइंट आपका डी है, ये पॉइंट आपका डी है, लेट अस सपोज ये पॉइंट ई है। क्या किया मैंने, मैं ए और ई के बीच के मोशन की स्टडी कर रहा हूं, ए से ई के मोशन के बीच की स्टडी कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है? अब समझिए बच्चों, अब समझिए, एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देता है आपको, डिस्प्लेसमेंट। ये सीखा था हमने वीटी ग्राफ 5 मिनट पहले। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ समझने की कोशिश करना। मैं थोड़ा सा तुम्हें पुराना केस याद दिलाता हूँ। जब हमने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा था, वीटी ग्राफ टॉपिक चल रहा था, उसमें हमने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा था। हमने कुछ यूनिफॉर्म स्पीड ऐसे लिया था और यहाँ पे ए पॉइंट, यहाँ पे बी पॉइंट, और हमने कुछ ऐसे किया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। बात समझ में आ रही है? हमने कहा था ये 4 सेकंड है और ये 6 सेकंड है। बात समझ में आ रही है? हमने कहा था ये 40 मीटर पर सेकंड। आपने कहा था अगर डिस्टेंस निकालनी है तो 40 इंटू 6 - 4 2, 80 आंसर आया था। या हमने कहा था डायरेक्ट एरिया निकाल दो। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड यानी कांस्टेंट स्पीड का एग्जांपल था। यूनिफॉर्म स्पीड में हमने ग्राफ की हेल्प से भी डिस्प्लेसमेंट निकाला या डिस्टेंस निकाली। वही चीज़ यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछ ले ए से ई जाने तक कितनी डिस्टेंस उसने कवर करी, तो आप निकाल सकते हैं, एरिया निकालो, आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है या नहीं? अब बात समझिए बच्चों, ध्यान से समझिए। एक बात बताइए, यूनिफॉर्म में ये रेक्टेंगल बन रहा था, यूनिफॉर्म में ये रेक्टेंगल बन रहा था। अब इसमें क्या हुआ, अभी स्पीड लीनियरली इंक्रीज हो रही है ना, स्पीड लीनियरली इंक्रीज हो रही है, यानी नॉन यूनिफॉर्म का केस है। यूनिफॉर्म से कंपेयर करें तो यानी ओरिजिनल स्पीड में कुछ एक्सेलरेशन किया गया है। ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों, समझ में आ गया तो बल्ले बल्ले एग्जाम्पल बड़े आसानी से होंगे, चुटकियों से होंगे क्वेश्चंस। अदरवाइज समझिए, ये ग्राफ और ये ग्राफ सेम दिख रहा है, रेक्टेंगल रेक्टेंगल, छोटा बड़ा छोड़िए, कॉन्सेप्ट समझिए। ये क्या है, अगर ये ग्राफ ऐसा आता, ए ई ऐसे ना जाके अगर सीधा जाता तो यूनिफॉर्म स्पीड, तो यूनिफॉर्म स्पीड में ये सीधे आता। अब स्पीड इंक्रीज हो रही तो ऐसे जा रहा है, यानी ये ऐसे क्यों जा रहा है ए, इसका मतलब पक्का एक्सेलरेशन लगा होगा। यानी ये जो इंक्रीज इन स्पीड है, ये ग्राफ ऊपर को हाइट क्या बता रहा है, स्पीड, यानी जो स्पीड में ये हाइट में जो इंक्रीमेंट आया है
ये वाली हाइट में जो इंक्रीज आया है वो ड्यू टू स्पीड बढ़ रही है, ड्यू टू एक्सेलरेशन। दोबारा फील कीजिए, ध्यान से सुनिए। मैंने कहा मेरी बाइक 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, टेन 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 5 मीटर पर सेकंड से जा रही मजे से, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने कहा आपने उसमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगा दिया। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है, हर एक सेकंड में 2 से स्पीड बढ़ जाएगी, 2 सेकंड बाद 4 स्पीड हो जाएगी, 4 बढ़ जाएगी, 3 सेकंड बाद 6 बढ़ जाएगी। समझ में आया? अब समझिए, 5 से जा रही थी, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। अब 1 सेकंड बाद 2 से बढ़ेगी, यानी 5 2 7। वह 5 जो जा रही है यूनिफॉर्म यू जो था उसमें कौन सा ऐड हो गया, एक्सेलरेशन के कारण जो स्पीड बढ़ी 2 बढ़ गई। एक्सेलरेशन क्या था, 2 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 2 से बढ़ेगा, 2 सेकंड में 4 से, 3 सेकंड में 6 से, तो ये 5 ही रहेगा, इसमें ऐड ऑन होगा। समझिए, 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 1 सेकंड बाद 5 2 7 हो गया, 2 सेकंड बाद 5 + 4 कितना हो गया 9, 3 सेकंड बाद 5 + 6 11 हो गया। फील कर पा रहे हो? यानी सब ऐड किस में हो रहे हैं, 5 में हो रहे हैं, यानी यूनिफॉर्म स्पीड में 80 वाला कंपोनेंट ऐड हो जा रहा है, स्पीड ड्यू टू एक्सेलरेशन ऐड हो जा रहा है। तो ये तो आपको पता है यूनिफॉर्म स्पीड u है, यानी अगर मैं आपको ग्राफ में दिखाऊं तो यहां से यहां तक ये जो स्पीड दिखा रहा है ये तो यूनिफॉर्म वाली स्पीड u, यूनिफॉर्म वाली स्पीड u है। स्पीड लीनियरली इंक्रीज कर रही है। ये जो एक्स्ट्रा ट्रायंगल बड़ा है, ये जो ट्रायंगल आ रहा है ड्यू टू एक्सेलरेशन आ रहा है, यानी ये जो हाइट है बच्चों ये कुछ नहीं, ये एक्सेलरेशन के कारण जो स्पीड बढ़ रही है। यानी ये स्पीड कौन सी है, इसका नाम दे देता हूं, कुछ नहीं, इस स्पीड का नाम स्पीड ही लिख दो, स्पेशल स्पीड या स्पीड ही लिख दो, स्पीड ही लिख दो यार, ठीक है। तो फाइनल स्पीड यहाँ पे कितनी स्पीड हुई होगी, फाइनल स्पीड लेटर सपोज यहाँ पे v है और वो कितनी हुई है, फाइनल स्पीड इस पॉइंट पे अगर आप निकालना चाहें तो ये प्लस ये इक्वल टू फाइनल स्पीड। तो क्या निकल के आया यहाँ से, v इक्वल टू ये प्लस ये, तो निकल के क्या आया आपका v इक्वल टू u प्लस at। अरे वाह, इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी निकल चुकी है, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी फाइनल स्पीड कब मिलेगी आपकी, ओरिजिनल स्पीड में अगर एक्सेलरेशन है तो उसके कारण जो एक्स्ट्रा स्पीड इंक्रीज हुई है वो ऐड कर दूं, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो बस उतनी स्पीड रहेगी फाइनल स्पीड भी। यानी एक्सेलरेशन स्पीड आपका घटाता है बढ़ाता है। फिर से बोल रहा हूँ, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम की यूनिट सेकंड, सेकंड से सेकंड कटा, इसकी यूनिट बनी मीटर पर सेकंड, इसकी यूनिट बनी मीटर पर सेकंड। यानी सेम यूनिट है, ऐड कर सकते हैं, हाथी प्लस हाथी ऐड कर सकते हो, एक हाथी प्लस 2 घोड़े क्या कहोगे, नहीं बता पाओगे। यानी सेम यूनिट ऐड करते हैं, डिफरेंट यूनिट ऐड ही नहीं कर पाओगे। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ? इस प्रकार इक्वेशन ऑफ मोशन एक आपने निकाल दी। क्लियर हुआ या नहीं, हो गया ना? चलिए अब बच्चों समझिए, अब समझिए, क्या मैं इसको कुछ नहीं, इसको मैं अब क्या कर रहा हूँ, नीचे वाली एरिया को मैं कैसे शेड कर रहा हूँ, नीचे वाली एरिया को, ये एरिया डिस्प्लेसमेंट है। अगर ये मेरा ए ऐसे ना हो के ए से ए ऐसा होता फ्लैट, तो ये क्या होता, यूनिफॉर्म वाला केस ये वाला बनता, यूनिफॉर्म वाला केस बनता, और ये एरिया ये वाली एरिया। अब समझिए, एरिया आपको देती है डिस्प्लेसमेंट, तो इस केस में एरिया कितनी है, तो इस केस में अगर मैं ए से ई की मोशन की बात करूं तो ए से ई तक जाने में मेरा डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हुआ, आइए निकालते हैं। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक इक्वेशन ये है, मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, एरिया निकाल दो ना, ए बी सी डी ई, यानी ये ट्रेपीजियम वाली एरिया, पूरी एरिया ट्रेपीजियम वाली एरिया, ए बी सी डी ई। क्या मैं इस एरिया को 2 हिस्सों में तोड़ सकता हूं, क्या एरिया ये रेक्टेंगल प्लस एरिया ट्रायंगल, एरिया ए बी सी डी प्लस एरिया ट्रायंगल वाली ए डी ई। अब बच्चों ध्यान से समझने वाली बात यह है, ये तो यूनिफॉर्म स्पीड के कारण डिस्प्लेसमेंट, अभी समझाया। यानी ये एरिया किसके बराबर है, u इंटू टी। अगर ये हाइट u है, टाइम लगा t, तो u इंटू टी। ये एरिया किसके बराबर है,
u इंटू टी के बराबर है, नीचे वाली एरिया u इंटू टी के बराबर है, बात समझ में आ रही है, प्लस एरिया ADE क्या, हाफ, अब इसको मैं क्या करूं, एक काम करते हैं, इसको रब कर देते हैं, इसको मैं अब रब कर रहा हूं, थोड़ा सा खिचड़ पिचड़ ज़्यादा हो रही है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए सही है, बिल्कुल सही है। आइए अब देखिए, एरिया ट्रायंगल की क्या होती है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस है AD मतलब ये टाइम गैप T इंटू हाइट, हाइट कितनी है बच्चों, अभी तो बताया, जो हाइट एक्सेलरेशन के कारण आएगी वो हाइट AT आएगी, तो हाइट कितनी हुई AT, समझ में आया नहीं आया, अरे अभी तो दिखाया था, अगर ये U है तो ये AT, तो वैसे ही अगर T टाइम बाद देखोगे तो T टाइम, जीरो टाइम यहाँ पे मान रहे तो जीरो से T, यहाँ पे हुआ T टाइम, तो यहाँ पे हाइट कितनी हो जाएगी अब AT, तुम कहोगे थोड़ा, अभी आप काफी बच्चे कहेंगे सर आपने तो AT यहाँ पे दिखाया था बीच में, अरे बच्चों AT यहाँ पे टाइम कितना होगा, छोटा t, अब अगर मुझे यहाँ पे निकालना है तो A बड़ा T, यानी टाइम चेंज कर लो उसी में, समझ में आया, यहाँ पे अगर ये 0 सेकंड है तो ये 1 ये 2, तो यहाँ पे AT में 1 सेकंड लोगे क्योंकि यहाँ पे 1 सेकंड हुआ है, यहाँ पे AT में A इंटू 2 सेकंड क्योंकि टाइम बढ़ गया, बात समझ में आ रही है, तो AT से आपकी ट्रायंगल वाली हाइट मिलती है AT से, अब टाइम बढ़ेगा तो AT बढ़ेगी, T बढ़ेगा AT बढ़ेगी, काफी बच्चों को तो समझ में आ गया होगा, वैसे फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे हमने U कहा था, यहाँ पे हमने हाइट AT लिया, अब बच्चे कह रहे हैं यहाँ पे हमने हाइट AT लिया, आपने ED को AT क्यों ले लिया, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, ED AT कैसे हुआ, तो मैं बच्चों बता रहा हूँ, यहाँ पे हुआ था टाइम 0 सेकेंड, यहाँ पे हुआ T सेकेंड, तो 0 T माइनस 0 यानी टाइम T यहाँ पे ले रहे हैं, तो हाइट कौन सी देगा, यहीं पे वाली हाइट देगा AT, बात समझ में आ रही, उस समय हमने माना था कि ये टाइम यहाँ पे T है, तो इसलिए हमने वहां पे की हाइट लिखी थी, अब हम पूरे ट्रायंगल की स्टडी कर रहे हैं तो लास्ट पॉइंट को T बोल रहे हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, तो बच्चों को समझ में आ भी क्या होगा, अब ये ठीक है, क्लियर है, चलिए फर्दर सॉल्व कीजिए, तो ये क्या आया, UT प्लस हाफ एक्सेलरेशन टाइम का स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट को आप बोलते हैं S, इस प्रकार सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी आ गई, फर्स्ट क्या आई, V इक्वल टू U प्लस AT, सेकंड क्या आई, हाफ, सेकंड इक्वेशन S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो ये जो ट्रायंगल की एरिया में ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ बच्चों आपको, ट्रायंगल की एरिया ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ, ये है कितना, इसका अमाउंट क्या है, इसका अमाउंट है हाफ बेस, बेस कितना है AD इंटू हाइट कितना है ED, तो क्या है हाफ, AD है मतलब T टाइम, हाइट है ED है AT, इस प्रकार ये जो एरिया है हाफ AT स्क्वायर, तो ये एरिया आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, ये ट्रायंगल की एरिया, पुराने वाले एग्जाम्पल को अगर हम देखें, पुराने वाले एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो रेक्टेंगल की एरिया आ रही थी, इस रेक्टेंगल में ऊपर ये ट्रायंगल की एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ट्रायंगल की एरिया उस डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है जो एक्सेलरेशन के कारण अचीव हुआ है, एक्सेलरेट करोगे बाइक भागेगी तो एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट अचीव करोगे ना, एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करोगे, तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बात समझ में आ रही है, तो ये पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, आपको पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ड्यू टू एक्सेलरेशन, ठीक है, चलिए 2 इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, अरे वाह मजा ही आ गया, अब तो एक ही इक्वेशन ऑफ मोशन बची, क्या आप इंटरेस्टेड हैं उसको भी देखने के लिए, उसको देखने से पहले मैं नोट करके यहाँ पे लिखवा देता हूँ आपको, क्या नोट क्या लिखवाऊंगा, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स व्हाट, क्या रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू रिप्रेजेंट एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट अचीव्ड ड्यू टू एक्सेलरेशन, लिखवा देता हूँ नोट, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि है हाफ AT स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स extra displacement achieved due to accelerated motion, due to acceleration, ACCELERATION, दैट इज ब्रैकेट में लिख रहा हूं, दैट इज इंक्रीज्ड वेलोसिटी। एक्सेलरेशन से क्या हुई, इस वेलोसिटी इंक्रीज हुई जिससे डिस्प्लेसमेंट एक्स्ट्रा कवर किया आपकी बाइक ने या कार ने, दैट इज इंक्रीज्ड वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है। इस प्रकार दो इक्वेशन ऑफ मोशन हम ले आए। तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने से पहले बच्चों इतना नोट कीजिए। बच्चों मैं यही रब दिस, ये पोर्शन मैं रब कर रहा हूं, जल्दी से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आइए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग देखने जा रहे हैं। बोर्ड पे देखिए, पेन छोड़ दिया करो जब भी मैं समझाता हूं, टाइम आपको देता हूं ना नोट करने का, तो फिर क्यों लिखते रहते हो। देखिए बच्चों, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आपके सामने है, इसमें भी टाइम आ रहा है, इसमें भी टाइम आ रहा है। यहां से मैं अगर टाइम निकालूं, टी की वैल्यू निकालूं फ्रॉम, यहां पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या बोल सकते हैं, t इक्वस टू, देखिए t इक्वस टू v माइनस यू बाई ए, बोल सकते हैं या नहीं, बिल्कुल बोल सकते हैं। इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन 2, सब्स्टिट्यूट t इक्वस टू v माइनस यू बाई ए इन किसमें, इन इक्वेशन 2 में। t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है वो, तो क्या है s इक्वस टू यू टी यानी v माइनस यू बाई ए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यानी v माइनस यू बाई ए का स्क्वायर। मुझे एक बात दिखाई दे रही, मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे मुझे a से ए के बचा तो a के वहाँ ले जाता हूँ, तो ये बना as, अपने मन से 2 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। कैलकुलेशन देखो कैसे कर रहा हूँ मैं, सिंप्लीफाई कैसे कर रहा हूँ। एक एक्सेलरेशन नीचे है, यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ एक a है, a से एक a कटा, नीचे बचा एक a और नीचे 2 बचा, तो बात समझाए 2a को मैं यहाँ ले गया, तो मुझे यहाँ एक 2 ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ नीचे कोई 2 नहीं था, तो ये क्या बन गया 2uv माइनस 2u स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 तो ले गया मैं, a भी ले गया, तो ऊपर क्या बचा 2 भी ले गया, a भी ले गया, यहाँ बचा v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो v माइनस u का होल स्क्वायर क्या हो गया माइनस 2uv। इस प्रकार ध्यान से देखें तो इससे ये उड़ा और 2u स्क्वायर बना आपका 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अरे वाह, मजा आ गया। दो इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड, ग्राफ से हमने देखा, ऑब्जर्व किया। तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन, इन दो को सॉल्व करके तीसरी आ गई। क्या किया, सिर्फ t को, टाइम को एलिमिनेट किया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। इस प्रकार बच्चों समराइज करो तो इक्वेशन ऑफ मोशन 3 आपके पास कौन कौन सी हैं, खत्म हो गया यहाँ पे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे आपका टॉपिक होता है खत्म। अब देखिए समराइज कर रहा हूँ 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। द फर्स्ट वन इज यूअर v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, दूसरा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, थर्ड s इक्वल्स टू u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पे इतने एग्जाम्पल, इतने क्वेश्चन बनते हैं कि आप जितना चाहे, जितना खेलना चाहें इनके साथ खेल सकते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिए, प्रैक्टिस भी मैंने थोड़ा बहुत जितनी ज़रूरत है करवा दी। एक्स्ट्रा आप करना चाहते हैं तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक सॉल्व कीजिए, एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, एनसीईआरटी के बीच में एग्जाम्पल होते हैं उन्हें सॉल्व कीजिए, चैप्टर के एंड में एग्जाम्पल होते हैं उन्हें सॉल्व कीजिए।
कोई डाउट आता है तो कमेंट भेजिए, मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को वो करवा दूंगा। अब एक और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे वरना। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है बच्चों, ये आप इंडिपेंडेंटली एक्स एक्सिस में अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं, वाई एक्सिस में अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल वाई एक्सिस में मुझे ये इक्वेशन अप्लाई करना चाह रहा हूँ, यानी मैंने लेटर सपोज एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, एक पत्थर है, छोड़ा, जैसे छोड़ा तो इस पर क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी जी नीचे को खींच रहा, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, और जो कि हमेशा नीचे होता है, इसलिए आपको यहाँ पे क्या बदलाव करना पड़ेगा, a इक्वल्स टू माइनस जी, और जी की वैल्यू हम कितना लेते हैं, लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आ रही, फिक्स होती है। तो वाई एक्सिस में अगर आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगी ये इक्वेशन, देख लो, इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शन अंडर ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी को आप कंसीडर कर रहे हैं। पता चला आपने कह दिया कि मैं तो ऐसी जगह ले गया हूं अपने सिस्टम को जहां ग्रेविटी नहीं है, तो फिर नहीं। बात समझ में आ रही, मैं तो धरती में एक पत्थर छोड़ा, ग्रेविटी लग रही इसमें, एक पत्थर को नीचे जोर से फेंका, आप जोर से फेंको, हल्के फेंको या ऊपर फेंको, ग्रेविटी तो हमेशा नीचे लगेगी। एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू माइनस जी नीचे, क्योंकि नीचे लग रहा है इसलिए ग्रेविटी माइनस जी, यानी -10। समझ में आ रहा है? तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, v इक्वल्स टू u माइनस जी टी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2 एक्सेलरेशन माइनस जी एस, ठीक है। फाइनल s इक्वल्स टू u t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये g की वैल्यू माइनस बाहर इसलिए आ गया, तो ये इक्वेशन रखिए जहां पे बच्चों, जहां पे टी स्क्वायर, जहां पे बच्चों g इक्वल्स टू कितना है, g इक्वल्स टू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब दिया नहीं है कहीं पे 9.81 आप कंसीडर करोगे, कहीं पे 10, सिंपल कैलकुलेशन के लिए आप 10 ले सकते हैं डायरेक्टली, नो प्रॉब्लम। हमने करा क्या, कुछ नहीं किया, a इक्वल्स टू माइनस जी बराबर a इक्वल्स टू माइनस जी सब्स्टिट्यूट किया है, दैट्स ऑल। इस प्रकार बच्चों यहाँ पे आपका चैप्टर होता है समाप्त। मोशन क्लास 9th मोशन चैप्टर आपका होता है फाइनल। तो बच्चों आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, कल मिलते हैं एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेटफॉर्म। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।